इसमें हम आगे का देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से संबंधित है तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी को प्रभावित हो रहा है। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर वैश्विक तापन द्वारा सामान्यतः सबसे अधिक पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र हैं। आर्कटिक और ग्रीनलैंड के जो हिम चादर हैं, बस्तः इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। आईपीसीसी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो विश्व में प्रवाल बढ़ता, कोरल मॉडलिटी घटित होगी। पिछली शताब्दी में पृथ्वी को औसत तापमान में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखी गई है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। गलत, इसमें कोई क्या फर्क पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग में हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, सही है। समय से पूर्व में भौर आने लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगा, सही है। 2, 3, 4 सही है इसमें। वैश्विक तापन से पहले वैश्विक तापन से पहले से सबसे पहले प्रभावित होगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। वैश्विक तापन का प्रभाव है समुद्र जल स्तर का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का परिंजन होना। बिल्कुल सब सही है, डूब जाएंगी प्रवाल भित्तियाँ। निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। और जो वैश्विक स्तर से 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। क्या होगा? नाइट कार्बन स्रोत प्रवृत्त होगा, विशाल प्रवाह मरते घटित होगी। आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगी। अनाज की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। बिल्कुल गलत। महासागर के पादप प्लवक CO2 से O2 बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया होते हैं। महासागर के पादप प्लवक जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो क्या होगा? तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सही है। महासागर की खाद्य श्रृंखला प्रतिकूल प्रभाव, बिल्कुल सही है। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, मतलब जल शुद्ध हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? गलत है। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? सबकी, चक्रवात, बवंडर, तूफान सभी की बढ़ रही है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि कितनी देखी गई है? 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो जल वाष्प CO2, CH4, ओजोन, N2O, CFC, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अगर ये नहीं होंगी तो रात्रि में मतलब पृथ्वी का जो तापमान है, भू सतह का तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि जितनी ऊष्मा आएगी वो सब चली जाएगी, उसको रोक नहीं पाएगा कोई। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह जाएगा। जलवायु परिवर्तन, है ना, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस देखी हमने CO2, H2O, जल वाष्प और N2O, CH4, O3 है ना। तो जलवायु परिवर्तन के मापन में हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाना एक बेलनाकोर नमूना होता है। आइस कोर अतीत की भविष्य वातावरण की जांच करने के लिए प्रत्यक्ष विस्तृत अभिलेख है। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ग्रीनलैंड में अंटार्कटिका की सब में बड़ी मात्रा में बर्फ़ की चादर आइस सीट पाई जाती है और आइस कोर निकाला जाता है इससे, और इसके पूर्व काल में वातावरण में व्याप्त गैसों की जानकारी प्राप्त की जाती है। जलवायु परिवर्तन का सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाले एक विशिष्ट कारक सिद्ध होते हैं। मौसम की चरम अवस्थाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है। समोच्च बांध
अनुपात सस्यन एवं शून्य जुताई पद्धतियाँ, इसका कुछ नहीं है। वर्तमान 2020 में आंकड़ों के अनुसार CO2 के उत्सर्जन नहीं, चीन है, ग्रोवर्स चीन है, भूटान नेगेटिव देश है, ठीक है। कार्बन नेगेटिव देश भूटान है, ठीक है। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2, ठीक है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, सही है। चरम अवस्था को देखना पड़ रहा है, सही है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है चीन। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? चीन, ठीक है। दुनिया में कार्बन नेगेटिव कौन सा है? भूटान। सौर विकिरण खगोलीय सिद्धांत जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। सौर विकिरण खगोलीय सिद्धांत में खगोलीय सिद्धांत कौन सा नहीं है? सौर विकिरण। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता है, गूढ़न है, आयन सौर के उपसैर अपसर की स्थिति है, किरण। सौर विकिरण आ ही रहा है भैया, उससे क्या होगा जलवायु परिवर्तन में? पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि से सर्वाधिक जलवायु परिवर्तन होता है, कृषि जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है। पृथ्वी की धुरी पर कक्षा बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है। मिलानकोविच है, मिलुटिन मिलानकोविच नाम है इसका पूरा। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है, मिलुटिन मिलानकोविच, ठीक है। जलवायु किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आई स्कोर। किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो वो होगा आई स्कोर। कृषि पद्धतियों पर विचार किए जलवायु परिवर्तन के संबंध में। कार्बन के स्तर संदर्भ सहायक हैं। गठन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में किया गया। और जो UNFCCC सचिवालय ये है 50 से अधिक देशों का 21 मार्च 1994 प्रभावी हुआ और रेटिफाइड है। पचास से अधिक देशों में समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब हुआ? 21 मार्च 1994 को। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क UNFCCC जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया। UNFCCC का गठन 1992 रियो डी जेनेरियो, 1988 में IPCC का गठन, 1988 में IPCC का गठन और 1992 में UNFCCC का गठन। मोमेंटस फॉर चेंज किसके द्वारा? UNFCCC। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघों का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों की कमी लाने के लिए। UNFCCC ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। हरित वायु कोष इसकी स्थापना डरबन में की गई थी। और क्योटो प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रोटोकॉल तथा संधियाँ। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, न कि ग्रीन हाउस गैस को। ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने को, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस को, निकास कम हो उनका। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल आया और 2005 से लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए बाध्यकारी समझौता है। और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 2008 CDM है UNFCCC 1992, 1988 IPCC और क्योटो प्रोटोकॉल 1992 UNFCCC और 1997 क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया। 2005 से यह ग्रीन हाउस गैस को 1990 के स्तर पर लाना चाहता, 2005 में लागू हुआ। और ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म
क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और ग्रीन हाउस गैसों को 1990 में इस तरह लाना चाहता है। तो क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। कार्टेजेना बायोडाइवर्सिटी, बायो सेफ्टी, कार्टेजेना बायो सेफ्टी। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था 1997 में क्योटो में, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो संधि 2005 में लागू, सही है। ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए है। मीथेन CO2 की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के लिए अधिक हानिकारक है। मीथेन ज़्यादा हानिकारक है, मात्रा कम है लेकिन हानिकारक ज़्यादा है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार व व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने, प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। मीथेन CO2 से अधिक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से लागू, सही है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित, सही है। और मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए 5 गुना, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ज़्यादा खतरनाक है ना। तो ये है कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू किया गया और मानव द्वारा उत्पन्न कुल कार्बन उत्सर्जन को फुटप्रिंट कहते हैं। कार्बन पदचिह्न, कार्टेजाना जैव सुरक्षा बायो सेफ्टी। कार्बन क्रेडिट UNFCCC की 1997 के क्योटो बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल शुरू। यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ना। और कार्बन क्रेडिट कहाँ पे लाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल में। मानव गतिविधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन पदचिह्न। बायो कार्बन एवं फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट, फॉरेस्ट लैंडस्केप, किसकी? विश्व बैंक की। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल के समय सही है। कार्बन अभ्यंश को नीचे ला सकते हैं, सही है। और कार्टेजन बायोसेफ्टी जैव सुरक्षा। कार्बन क्रेडिट क्या का परमाणु कौन सा विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने भूमध्य तापमान कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऐसे काम करता है।